2017 के पहले जो गोंडा की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। अब बहुत तेजी से इन सालों में विकास हुआ है। योगी जी के सरकार में हमारे यहाँ तो बहुत कुछ दिया महाराज जी ने। 6-6, 7-7 सड़कें जो 2 लेन कर दिया और एक नगर पंचायत बना दिया। एक ब्लॉक बनने जा रहा है, एक नगर पंचायत और पाइपलाइन में, वो भी नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा उसको। और इस बार भी हम लोग कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मटकापुर सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कहीं मिलेगा तो महनूर में मिलेगा। जो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसमें विपक्ष की पार्टियों ने वहाँ बहिष्कार किया, आमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ये जनता देख रही है। अब इस बार जो वोट पड़ेगा वो भगवान राम के नाम पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। गोंडा पोस्ट पे जेम्स ऑफ गोंडा के इस सेक्शन में आज हम चर्चा करेंगे महनौर विधायक श्री विनय कुमार द्विवेदी उर्फ मुन्ना द्विवेदी जी के साथ। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। धन्यवाद। विनय जी, ये वीडियो युवाओं के लिए एक मोटिवेशन वीडियो की तरह काम करे। इसके लिए हम चाहते हैं कि आपके जीवन के उन एक्सपीरियंसेस के साथ, आपके जीवन की सीढ़ियों के साथ जिनको चलकर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे, उनकी चर्चा करें, उन पुरानी यादों को थोड़ा सा खंगाला जाए और युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन बने, ताकि वो भी अपने जीवन में, चाहे राजनीति करने के इच्छुक हो कि जीवन के किसी भी मार्ग पर वो जो जाना चाहते हैं, वो अधिक शक्ति के साथ, मोटिवेशन के साथ प्रशस्त हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा आपके राजनीतिक सफर की। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब आप शिक्षण कर रहे थे, स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, कभी मन में इच्छा जागी थी कि विधायक बनूंगा? नहीं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, छात्र जीवन से ही एक मन में इच्छा थी, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार से है। और मैं यहाँ पे महाविद्यालय में आया, लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आया, तो यहाँ पे मुझे कुछ अंदर से जिज्ञासा हुई कि मैं भी राजनीति में आऊँ, समाज की सेवा करूँ। तो उस समय, क्योंकि मैं 12वीं तक मैंने बायोलॉजी से 12वीं पास किया है। किस वर्ष में? मेरी इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं। किस वर्ष की बात है ये हमारे ख्याल से 91-92 की बात है। ओके। फिर डॉक्टर बनने के लिए प्रयास किया आपने? डॉक्टर बनने के लिए प्रयास भी किया, कंपटीशन में बैठे भी। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पीएमटी में बैठे, पीएमटी में बैठे, ओके, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैंने फिर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से मैंने फिर स्नातक और परास्नातक आर्ट से किया। अच्छा जी जी। मतलब प्रयास डॉक्टर का किया, लेकिन जब डॉक्टर नहीं बने तो आर्ट से किया। हाँ, आर्ट से किया। क्यों किया? कंपटीशन वगैरह देने की तैयारी थी? जैसे जनरली देखा जाता है कि साइंस के स्टूडेंट जब सीपीएमटी वगैरह नहीं पाते तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट चुन लेते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे आईएएस वगैरह की तैयारी करनी है। कुछ वैसा विचार था? नहीं, वैसा विचार नहीं था, क्योंकि कंपटीशन वगैरह में बड़ी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है जी। और कुछ उस समय हमारे परिवार में कुछ संकट आ गई, और संकट आ गया उस समय मेरे बड़े भाई श्री विनोद द्विवेदी जी का स्वर्गवास हो गया, तो एक परिवार की जिम्मेदारी भी सर पे आ गई। तो उसके बाद धीरे धीरे हम समाज की सेवा में थोड़ा अपने व्यापार को देखने में जुट गए। और मैं पहला चुनाव बीडीसी का मैंने लड़ा। किस वर्ष में? ये हमारे ख्याल से 2005-06 की बात है। तब आप स्नातक हो चुके थे? जी जी, स्नातक हो चुके थे और सफल रहे उस चुनाव में? सफल रहे उसमें, और बहुत ही जन समर्थन हमको मिला। और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख भी चुने गए। उसी सत्र में ब्लॉक प्रमुख चुने गए? जी जी, उसी सत्र में चुने गए। और हमारे ख्याल से 81 बीडीसी थे उसमें, तो 4 वोट विपक्ष को मिले, बाकी सारे वोट हमको मिल गए। अच्छा, तो ये तो पहला चुनाव हुआ आपके जीवन का। पहला चुनाव लड़ने से पहले मुझे थोड़ा परिवार की मनोस्थिति के बारे में भी बताइए कि क्या उनकी मोहर थी कि आप राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े, बीडीसी के चुनाव लड़े? कई बार होता है कि परिवार वाले चाहते हैं, अरे यार तुम अच्छा खासा बायोलॉजी की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, स्टूडेंट हो, तो डॉक्टरी की तैयारी कर लो या फिर कुछ और कर लो। जीवन में और पैसा कमाना है, अब परिवार चलाना है, घर बार, जैसे आपने कहा कि परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पे थी, तो कई बार बड़ी मुश्किल चॉइस होती है कि राजनीति की तरफ जाया जाए या फिर एक अच्छा करियर, एक सफल करियर चुना जाए।
ऐसा दो राहों पर आप भी पहुंचे थे, और उस समय परिवार की क्या राय रही? मेरे पिताजी करीब कई बार विधायक थे, जहाँ से मैं विधायक हूँ, हम्म, और सांसद थे बलरामपुर से। तो एक राजनीतिक परिवार का पृष्ठभूमि था हमारे पास। लेकिन जब कई समस्याएं, कई विपत्ति हमारे परिवार के ऊपर आई, तो उसके बाद फिर राजनीति से मोह भंग हो गया हम लोग का। अच्छा, पूरे परिवार का? जी, पूरे परिवार का मोह भंग हो गया। लेकिन फिर राजनीति तो जो समाज सेवा थी और जो जनता थी, वो अपने ओर आकर्षित करने लगे, और हम लोग ना भी चाह के राजनीति में कूदना पड़ा। और जब हम लोग राजनीति में कूदे तो बहुत ही अच्छा समर्थन जनता का मिला हम लोग को। मोह भंग होने का क्या कारण था राजनीति से पहले उस समय? कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थी हमारी, वैसे तो जैसे आपने बताया कि बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया, तो सब छिन्न भिन्न हो गया हमारे परिवार में। तो परिवार सहेजने में हम लोग लग गए, हमारे पिताजी और हम। अ, उसके बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, तो मैंने सोचा कि राजनीति में अगर अपना जो आजमाइश किया जाए। तो उसके बाद हमारे पिताजी हमको छोड़ के चले गए। लेकिन पिताजी के ना रहने के बाद मैंने कई अपने विधानसभा में आवेदन किया कि मुझे टिकट दिया जाए। तो उस समय एक पिताजी का नाम था, अवश्य था, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि जब तक वो कोई ताकत ना दिखाए अपनी, तब तक लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते थे। तो मैं बीडीसी का जब चुनाव लड़ा, तो उस समय लोग हंसते थे कि जिसके परिवार में विधायक और सांसद रहे हो। तो ये बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो। लेकिन तब भी हम आप सबके क्या जवाब देते थे उन लोगों को? तो हमने समझाया कि भाई जैसे कहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी, व्यक्तिगत शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। और मैंने शुरुआत किया, और बहुत धमाकेदार शुरुआत हुआ। उसके बाद फिर रास्ता खुलता चला गया, आगे बढ़ते चले गए। जिला पंचायत का चुनाव भी बहुत अच्छे वोटों से हम जीते थे। उसके बाद फिर विधानसभा का टिकट मिल गया, दूसरी बार विधायक। जब आप पहली बार विधायक बने थे तो आपने आवेदन किया था विधानसभा के लिए? जी, आवेदन किया था। और शुरू से ही भाजपा के साथ रहे, या फिर किसी अन्य पार्टी में, किसी अन्य दल में भी रुख किया? अब पिताजी हमारे कांग्रेस में थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी में कुछ दिन थे, फिर उसके बाद हम लोग भाजपा में आ गए। अच्छा, आप चूंकि सफल राजनीतिज्ञ हैं, दूसरी बार आप विधानसभा में हैं, और काफी फैन फॉलोइंग है आपकी। आपकी मृदुभाषिता की लोग तारीफ करते हैं गोंडा जनपद के अंदर। आपकी पर्सनालिटी में एक राजनीतिज्ञ जो विनय द्विवेदी, मुन्ना द्विवेदी है, कितना प्रतिशत अपने पिताजी को पाते हैं, या फिर राजनीतिक गुरु अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका कौन है? अब राजनीतिक गुरु हमारे ख्याल से जो हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे गुरु आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं। जिस तरह समाज के लिए 24 घंटा वो अनवरत काम करते हैं, उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। और हमारे पिताजी तो उनका आशीर्वाद है ही है। उनसे भी जो हमारे विधानसभा में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे 2-3 पीढ़ी से उनका रिश्ता है, और हमसे जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से, तो उनका आशीर्वाद तो है ही है। लेकिन जो प्रेरणा हम लोग लेते हैं आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से लेते हैं। पिताजी की एक बात जो आप हमेशा गांठ बांध के रखते हैं? पिताजी की बात बहुत ही अच्छी बात वो करते थे, बताया करते थे बचपन में हम लोग को। तो वो जमीन से उठे हुए व्यक्ति थे। हम लोग बलरामपुर के निवासी हैं, मूल निवासी बलरामपुर के हैं। उसके बाद पिताजी घर छोड़ के चले आए थे, यहाँ गोंडा चले आए। तो पिताजी के जो पिताजी थे हमारे बाबा, उनके पास कुछ नहीं था, साधारण परिवार से थे। और वो मेहनत करके, परिश्रम करके हम लोग को आगे लाए, और बहुत कुछ वो सिखाते थे हम लोगों को। जैसे वो
रामायण की चौपाई कह के, या बहुत ही अच्छी अच्छी बात करते थे और बहुत ही सामान्य व्यक्ति की तरह बात करते थे और हम लोग को समझाते थे। उनकी कई बातें हम लोग को आज भी याद है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं। एक तो वो बहुत ईमानदार थे, बहुत ही एक बार एक व्यक्ति, हम लोग छोटे छोटे थे तो उनका काम हो गया, तो एक डिब्बा मिठाई लेके आए। तो हमारे यहाँ गाय थी, तो वो कहे कि महाराज जी, ये आपने हमारा काम करा दिया, तो हम मिठाई लेके आए हैं। तो कहा हमको घूस लेके आओ देने। तो गाय को तुरंत उसके सामने ही मिठाई खिलवा दिए। वो कहे हमारा घूस सिर्फ पान है। पान वो बहुत खाते थे। तो पान कहते थे कि हमारा घूस पान है, पान लेके आइए और आपका जो भी काम हो करेंगे। और वो रिक्शे पे बैठ के चल देते थे, डीएम ऑफिस जाना हो या एसपी ऑफिस पे जाना हो। अच्छा। बहुत ही सामान्य तरीके से रहते थे। और यहीं पे अगर आपने कहा कि आपके राजनीतिक गुरु प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ से जब आपकी चर्चाएं होती हैं, कल वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने यहाँ की जनप्रतिनिधियों की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आकर लड़ते हैं कई बार कि विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दों पर लड़ते हैं। तो ऐसे विकास के मुद्दों पर जब आपकी योगी जी से बात होती है तो किस तरह का भाव या किस तरह की बातें आपको उनकी सुननी पड़ती है? अब जैसे महाराज जी बता रहे थे कि हमको सब अपने परिवार का सदस्य समझते हैं जी, अगुआ समझते हैं। तो हमारे परिवार के वो अगुआ हैं और हम लोग जब जाते हैं तो महाराज जी से जिद करने लगते हैं कि महाराज जी, जनता की ये समस्या है। हम फोटो ले जाते हैं, वीडियो ले जाते हैं, दिखाते हैं अच्छा, कि जनता कितना परेशान है। और वास्तव में गोंडा 2017 के पहले जो गोंडा की स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। अब बहुत तेजी से इन सालों में विकास हुआ है योगी जी के सरकार में। तो हम लोग जब जाते हैं कोई काम, जैसे महाराज जी यह बहुत आवश्यक है, और महाराज जी हमारे यहाँ तो बहुत कुछ दिया महाराज जी ने। 6-6, 7-7 सड़कें जो 2 लेन कर दिया और एक नगर पंचायत बना दिया, एक ब्लॉक बनने जा रहा है, एक नगर पंचायत और पाइपलाइन में, वो भी नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा उसको। राजकीय महाविद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय हाई स्कूल, तो कई सौगात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को दिया। ये मेहनौन को जी चीज आपने गिनाई। अच्छा, आदरणीय ये मुख्यमंत्री जी से जो आपकी लास्ट बार बात हुई, विस्तार में अगर चर्चा हुई, तो किस मुद्दे पे हुई और क्या किस तरह की डिमांड आपने करी और उनका क्या रुख रहा? अभी हम लोग कुछ दिन पहले मिले थे आदरणीय मुख्यमंत्री से। एक सड़क हमारे यहाँ है, टिया थोक से बाबागंज की रोड है, करीब 21 किलोमीटर की रोड है वो रोड है, और वो 3 मीटर चौड़ी रोड है। उस पर हैवी ट्रैफिक रहती है और उसके चौड़ीकरण के लिए, उच्चीकरण के लिए हम लोग गए थे, आदरणीय सांसद जी के साथ में थे। तो महाराज जी ने उसे गंभीरता से लिया और तुरंत प्रमुख सचिव को और माननीय मंत्री जी को आदेशित किया कि सड़क की स्वीकृति होनी चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव आंसर मिला। पॉजिटिव आंसर मिलता। और महाराज जी हम लोग से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी लखनऊ में रहते हैं, हम लोग अगर समय मांगेंगे तो तुरंत बुला लेंगे और मिलते हैं हम लोग से। ये प्रेम सिर्फ मुन्ना द्विवेदी के लिए है या फिर अन्य विधायकों के साथ भी? सभी विधायक, वो तो अभिभावक हैं, और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका भी ख्याल रखते हैं महाराज जी, और जो विपक्ष के विधायक हैं, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष से जो बीमारी के लिए पैसा जाता है, वो उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सत्ता पक्ष का है कौन विपक्ष का है। अगर आदमी व्यक्ति बीमार है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो उसको आर्थिक सहायता मिलती है। अच्छा विधायक जी, अब 2024 का बिल्कुल बच चुका है, किसी भी समय पे आचार संहिता लागू हो सकती है और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं।
विकसित भारत की परिकल्पना की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो सपना 2047 तक विकसित भारत, इनफैक्ट कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोंडा बहुत जरूरी है। तो विकसित गोंडा बनाने के लिए बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। जी। सड़कों का जाल, अच्छी सड़कों का जाल फैला हुआ है, सर्वविदित है, लोगों को नजर आता है। इसके अलावा आपके दिमाग में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो भविष्य में गोंडा को विकसित बनाएंगी? बहुत सी योजनाएं हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है ज़्यादातर, और यहाँ पे बहुत अच्छी गन्ने की खेती होती है, मक्के की खेती होती है। तो यदि हम इस पे अगर ध्यान दें तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ शुगर मिलें बहुत हैं। अभी आदरणीय योगी जी ने साल 2 साल पहले मिर्जापुर में एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया है। और एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है और उसका रेशियो 10% है, लेकिन हमारी सरकार उसको 20% करने जा रही है। तो ये एक किसान को भी फायदा होगा इससे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर गन्ने से हम कई पावर भी बनाते हैं तो उसका और इंडस्ट्रियल बगास यूज ज्यादा हो जाएगा। इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं इस क्षेत्र में। कृषि आधारित हमारे यहाँ किसान हैं और बहुत ही अच्छी खेती करते हैं, और हमारे यहाँ की भूमि जो है सब कुछ पैदा कर सकते हैं। 2024 का जो चुनाव होगा, आपकी विधानसभा गोंडा लोकसभा के अंतर्गत आती है। जो विपक्ष की कैंडिडेट हैं श्रेया वर्मा, अ, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का इस समय जो नारा है पीडीए वाला, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको कैसे काउंटर करने की योजना है आपकी अपनी विधानसभा में? हमारे विधानसभा में तो कोई असर है नहीं इनका, समाजवादी पार्टी का या बसपा का, कांग्रेस का कुछ असर है नहीं। क्योंकि लगातार जो जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे अन्य चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा में का हो, तो हर चुनाव में महनौन विधानसभा अव्वल रहता है। पिछले बार 2019 में मनकापुर से ज़्यादा वोट महनौन में भारतीय जनता पार्टी को मिला, और इस बार भी हम लोग कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मनकापुर सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को कहीं मिलेगा तो महनौन में मिलेगा। मतलब राजा भैया को इस समय आपके ऊपर ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, बिल्कुल भरोसा है। और जनता का आशीर्वाद बना है, और हमें उम्मीद है, आशा है कि इसी तरह जनता का विश्वास आगे भी बना रहेगा। किस समय एज अ बीजेपी कार्यकर्ता, एज अ बीजेपी नेता, किस समय की योजना, इस समय जो पार्टी को जिताने के लिए जो आप लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरह की क्रियाएं चल रही हैं इस समय? हम लोग तो 5 साल क्षेत्र में रहते हैं जी। तो ये तो है नहीं कि सिर्फ चुनाव के टाइम निकल के आ गए। जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या को दूर करते हैं। तो जनता का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसमें विपक्ष की पार्टियों ने वहाँ बहिष्कार किया, आमंत्रण को ठुकरा दिया, तो ये जनता देख रही है। अब इस बार जो वोट पड़ेगा वो भगवान राम के नाम पर पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी का काम है, आदरणीय योगी जी का कार्य भी है, लेकिन जो वोट पड़ेगा वो भगवान राम के नाम पे पड़ेगा। तो कहीं भी पीडीए नजर नहीं आएगा। जब काउंटिंग होगा तो आप देखिएगा कि हमारी पार्टी का नारा है, हमारे योगी जी का नारा 80 में 80। तो इस बार हम लोग मैक्सिमम सीट जीतने जा रहे हैं। श्रेया वर्मा का दावा है कि जो पिछड़ा वर्ग है इस बार उनको बहुतायत में वोट देगा और उनको जिताएगा। कितनी सत्यता आपको लगती है इस दावे में? अब श्रेया वर्मा जी के बाबा जी यहाँ से सांसद थे और केंद्र में इस्पात मंत्री थे, और गोंडा में कई स्थान पे उन्होंने इस्पात की इंडस्ट्री लगाने के लिए शिलान्यास किया था। आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो फैक्ट्री कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं है। कई स्थान पे उन्होंने शिलान्यास किया था, बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था बेनी बाबू ने। और
कई योजना उनके द्वारा लाई गई, जैसे वो सोलर लाइट बंटवाने के लिए, हैंडपंप इंडिया मार्क का, इसको बंटवाने के लिए। तो उस समय बहुत ये लाइट और हैंडपंप वितरित किए गए, लेकिन उसमें दलाली हुई। जो जिसने पैसा दिया उसके घर पे सोलर लाइट लगी, जिसने पैसा नहीं दिया उसके घर पे सोलर लाइट नहीं लगी। तो जनता ये सब बात भूली नहीं है, और वो उनका जो दावा है, और सबसे बड़ी बात है कि 100 किलोमीटर दूर कोई सांसद काहे चुनेगा, 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बेनी बाबू थे सांसद यहाँ से, तो लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था या दिल्ली जाना पड़ता था, वो बेचारे यहाँ तक आते नहीं थे। तो अगर दुर्भाग्यवश ये अगर चुनाव जीत गए तो इनको भी ढूंढना पड़ेगा, लखनऊ जाइए या दिल्ली जाइए। तो इसका जवाब ये लोग देते हैं कि वाराणसी में जैसे जितनी दूर प्रधानमंत्री मोदी को ढूंढने आते हैं लोग, वैसे श्रेय वर्मा को ढूंढ लेंगे। नहीं, मोदी जी का तो दूसरा वो है भाई। हम हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता मोदी है, योगी है, और हम लोग सेवा करते हैं, तो 5 साल तक जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन जो कांग्रेसी कल्चर है, समाजवादी पार्टी का कल्चर है, वो जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो वैसे ही, और जिसका परिणाम आपको लगता है कि जनता इनको देगी। जी देखिए, अब मुझे एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। गोंडा के अंदर, गोंडा भाजपा के अंदर खासकर 2 पावर सेंटर माने जाते हैं, एक सांसद कैसरगंज का, एक सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, गोंडा सांसद का। विधायक आपकी जो विधानसभा है वो आती है गोंडा की लोकसभा के अंतर्गत। क्या आपको लगता है कि इस पावर सेंटर के द्वंद में कहीं ना कहीं आप जैसे लोग, आप जैसे प्रतिनिधि पिस जाते हैं, या फिर आपके सेंटर से बिलोंग करते हैं? देखिए, दोनों सांसद हमारे गोंडा के गौरव हैं, और उन्होंने गोंडा के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे आदरणीय नेताजी हो, चाहे राजा भैया हो, गोंडा के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने, और ये गोंडा जनपद के लिए गौरव है। तो पावर सेंटर तो है ही है, दोनों लोग पावर सेंटर हैं, और दोनों लोग का हम लोग सम्मान करते हैं, और कभी भी हम लोग के बीच में टकराव की स्थिति नहीं आती है। सांसद जी का, कैसरगंज जी का क्षेत्र अलग है, गोंडा लोकसभा का क्षेत्र अलग है, तो कभी भी टकराव की स्थिति नहीं आती है। आपके संबंध दोनों से बहुत अच्छे हैं, दोनों सांसद से। और दोनों सांसद हम लोग के पूजनीय हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो कभी भी टकराव की स्थिति नहीं आती। अब मुझे ये बताइए कि आप 2 बार विधानसभा रह चुके, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, एमएलए हैं करंटली भी। इसके बाद राजनीति की किस सीढ़ी पर आप चढ़ना चाहते हैं, आगे और कहां पहुंचना है मुन्ना द्विवेदी? अब देखिए, जनता ने विश्वास उस पर किया है, तो मैं यही प्रयास करता हूं कि जो हमको समय है 5 साल का, उस 5 साल में जनता के लिए दिन रात सेवा करूं। और फिलहाल तो मैं महनूर विधानसभा से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। अच्छा। ताकि वहीं पे बहुत समस्याओं का अंबार है। अभी 50% मैंने काम किया है, और 50% और काम करना है। और मैं कहता हूँ कि जब ये 100% जब काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा राजनीति से, और फिर घर बैठ जाऊंगा भगवान प्रभु श्री राम। मतलब ये संन्यास लेके कहीं राज्यपाल बन जाएंगे? नहीं, राज्यपाल नहीं राज्यपाल नहीं, लेकिन भगवान में मन लगाएंगे अपना। अच्छा, तो राजनीति सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए करते हैं, समाज सेवा, महत्वाकांक्षा के लिए राजनीति आपका ध्येय नहीं है? मुन्ना जी, आपसे बहुत सारी चर्चाओं, आपके जीवन पे भी चर्चा कर ली, आपकी सफलताओं पे चर्चा करी, आपके 2024 की चुनाव की तैयारी पे हमने चर्चा करी। एक लास्ट सवाल पूछ के मैं खत्म करना चाहूंगा। जीवन ने बहुत कुछ दिया है, आपकी मेहनत के कारण आपने बहुत कुछ पाया है, कभी किसी चीज का गम होता है? नहीं, गम तो होता ही है। और अभी 2019 में जब पिछली बार हम विधायक थे, तो एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, हमारे परिवार के 4 सदस्य ऑन स्पॉट मर गए थे। तो वो हादसा हम लोग के लिए एक रोज वाला जख्म है, वो कभी खत्म होने वाला जख्म नहीं है, वो रोज जख्म उभर के आ जाता है।
हमारा हमारे चाचा जी का बेटा था, चाचा जी की बिटिया थी, 4 लोग थे उसमें। हमारी भांजी थी, 2 भांजियाँ थीं। तो वो दर्दनाक हादसा हुआ हम लोग के साथ, और हमारे चाचा जी अभी भी जीवित हैं, लेकिन वो सदमे में हैं, वो डिप्रेशन में हैं, अभी भी डिप्रेशन में हैं। तो ये घटना, बहुत बड़ी घटना हमारे परिवार में घटित हुई, और इसका शोक हम लोग को रोज रहता है। कई परिवार इसमें बिखर गए। तो बीइंग एन एल्डर, मतलब बड़े होने के नाते जी जिम्मेदारियां और बढ़ गई होंगी परिवार जी की। जी। सबकी परिवार की हाँ, जिम्मेदारियां निभाते हैं। जिम्मेदारी निभाते हैं हम, सबको देखते हैं, और बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे छोटे भाई के बच्चे छोटे हैं। मैं जो कर पाता हूँ करता हूँ। बढ़िया। पारिवारिक रूप से आप सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं। आपने कहा कि बड़ी आपको बहुत सारा समय जी विधानसभा में लगता है, मेनॉन विधानसभा में 50% काम ही अभी तक कर पाए हैं। इन सारी चीजों को मैनेज कैसे करते हैं विधानसभा में, क्योंकि परिवार के तो सीमित सदस्य हैं, जी जी विधानसभा में लाखों सदस्य हैं। उन लाखों सदस्यों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना बहुत बड़ा चैलेंज होता जी होगा। जी। उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं? हफ्ते में 2 दिन हम लखनऊ में रहते हैं। मंत्री के पास या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है, तो हफ्ते में 2-3 दिन हम वहाँ पे रहते हैं। बाकी सभी दिन हम क्षेत्र में बने रहते हैं, घर पे बैठते हैं, अ, सबकी जो समस्या होती है उसका निस्तारण करते हैं। और बहुत काम हुआ भी है हमारे क्षेत्र में। मैं तो 50% कह रहा हूँ, लेकिन बहुत मैक्सिमम काम हो भी चुका है। लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि अभी नहीं हुई है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी बात है, हमारे सारे विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जो सारे विधायक हैं, वो हर अपने क्षेत्र के लिए परेशान रहते हैं कि क्या हम करा दें अपने क्षेत्र में, और वो दिन रात मेहनत करते हैं। और हम विधायकों में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन कितना काम करा रहा है। विधायक जी, हम जो है अब जैसे आपसे बातचीत इस समय हो रही है, हम कई विधायकों से, गोंडा के और सांसदों से भी मिलते हैं, और गोंडा पोस्ट की एक मुहिम रहती है गोंडा जनपद के अंदर, देवी पाटन मंडल के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करने की। कंपनियां, फैक्ट्री, जैसे आपने कहा कि एथेनॉल प्लांट वगैरह, शुगर मिल्स वगैरह ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं कई सारी, लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्रियल रीजन अगर एक एस्टैब्लिश हो जाए जी तो बहुत बड़ा विकास की संभावना है, रोजगार की संभावना है, पलायन जो लोगों का होता है उसको रोका जा सकता है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे कि अगर ये इंडस्ट्रियल जोन, क्योंकि अब रोड कनेक्टिविटी बहुत एक्सीलेंट है, जी जी आप 2-2.5 घंटे में लखनऊ आराम से पहुंच सकते हैं, तो अगर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर आ जाए, तो हम गोंडा पोस्ट की इस मुहिम के तहत अपने राजनेताओं से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी चर्चाओं में इसको शामिल करिए और इंडस्ट्रियल रीजन की अपने विधानसभा में मांगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है कि गोंडा के सभी रोड 4 लेन से जोड़े जाएंगे। अयोध्या से सटा है, अयोध्या से बहराइच हुआ, बलरामपुर से तुलसीपुर हुआ, गोंडा होते हुए। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ भी नेशनल हाईवे पहले गया हुआ है, जहाँ से भी रास्ता निकला, वहाँ पे उस एरिया का डेवलपमेंट हुआ। बिल्कुल। जैसे गोंडा बहराइच हुआ, हमारे यहाँ से कोई नेशनल हाईवे नहीं निकला, हम लोग पीछे रह गए। लेकिन फिर भी हमारे योगी सरकार में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो आम बजट है करीब 7-7.5 लाख करोड़ का पहुंच गया। हमारा रेवेन्यू बढ़ गया है, जो 2017 के पहले 1.5 लाख 2 लाख करोड़ का बजट रहता था, वो बढ़ के करीब 7.5 लाख करोड़ हो गया। हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो आबकारी एक्साइज के माध्यम से हो, चाहे वो खनन के माध्यम से हो। तो एक पारदर्शी सरकार चल रही है, और हमारा रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जीएसटी से हमको 1 लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। तो कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अच्छा खासा इनकम दे रहे हैं हमको। तो ये हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी हो रहा। अभी देखा आपने, जी जी जी। करीब 4-5 लाख करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ, आदरणीय मोदी जी ने किया। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जिस तरह यूपी में
ध्यान दिए हुए हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा, अभी फैक्ट्रियां डिफेंस की लग रही हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी कानपुर में शुरू हुई है अडानी की, अडानी ग्रुप की, तो हमारे सेना के लिए हथियार बनाएंगे। तो बहुत कुछ इस उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है हमारे यहाँ, और कई शहरों में मेट्रो बन रही है। जी। तो हमारा प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आशा है कि ऐसे ही गोंडा बिल्कुल जनपद और बिल्कुल। देवीपाटन मंडल भी बिल्कुल तेजी से विकसित बढ़ेगा। और जैसे कि आदरणीय मोदी जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लाए हैं, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो बहुत तेजी से हमारा देश भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन के पहलुओं पे हमने चर्चा करी, आपके राजनैतिक जो धुरी है, आपकी जो राजनीतिक स्टाइल है, उस पर हमने चर्चा करी। विकास के बारे में बताया आपने, भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट्स के बारे में बताया, आपकी विधानसभा में क्या काम है, ये भी बताया कि विधानसभा में भी बहुत काम होना है और इनको करना है। और शायद जब काम 100% विधान महनौर में खत्म हो जाए तो विधायक जी रिटायरमेंट ले लें, और अगर आप नहीं दिलवाना चाहते तो संपर्क कर लीजिएगा विधायक जी से। गोंडा पोस्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के बारे में आपकी क्या राय है, गोंडा में आपको और क्या चाहिए, विधायक से आप अपना क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको आप नीचे कमेंट में साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।